जा रहा होगा। गाइस, आज हमारा टॉपिक है आर्ट थेरेपी वर्सेस आर्ट एज थेरेपी। सो वेलकम आर्ट लवर्स। जो यहाँ पर आर्ट लवर्स हैं उनके उनको आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज का सेशन जो कंडक्ट करेंगी हमारे साथ है मिस दुरे शहवार। सो लेट्स वेलकम हर। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, हाउ आर यू? हैप्पी रमजान। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। जी मैम, आपका आज का टॉपिक है आर्ट थेरेपी वर्सेस आर्ट एज थेरेपी। एज थेरेपी, एग्जैक्टली। जी मैम, मैं चाहूँगी कि हम अपना ये टॉपिक की तरफ आने से पहले आप अपना एक मुख्तसर सा तारुफ अगर हमारे ऑडियंस को करवा देती तो आई थिंक इट विल बी मोर गुड फॉर देम। ओके, आई एम दुरे शहवार, आई एम टीचर, आई टीच एट शाहविलायत पब्लिक स्कूल। इसके अलावा जब हमारा विंटर ब्रेक या समर ब्रेक होता है तो आई कंडक्ट आर्ट क्लासेस। इसके अलावा दो तीन चार बल्कि चार प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन विच आई एम वर्किंग ऑन। गुरुजी है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट दुरे शहवार है, इक्वेशन बाय आर्ट्स एंड क्राफ्ट है। वी आर वर्किंग ऑन इट। हम टीम है हमारी जो हम काम करते हैं, और कोशिश हमारी होती है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट और जस्ट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, तो हम ऐसे चीज़ें सामने लेकर आते हैं कि ताकि दूसरों को उससे फ़ायदा हो सके। और जो आजकल टेंशन है और एक माहौल बना हुआ है डिप्रेशन का और एंजाइटी का, उससे हम लोगों को थोड़ा सा दूर ले जा सकते हैं। ऑलराइट, इसके साथ ही हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैम, आर्ट से अगर मैं आपका पूछना चाहूँ कि आर्ट से आपको इतना लव क्यों है? मतलब आप इस फील्ड में कब से हैं और किस तरह से आपने इसको सेलेक्ट किया? क्या रीजंस थे कि आप इस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लिया आपने इसमें? आर्ट से मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ही था। एक तरह से इस तरह अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी हॉबीज में था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, और ये हमेशा से था, बचपन से मैं कह सकती हूँ। उसके बाद जब स्कूल लाइफ खत्म हुई, और इनफैक्ट स्कूल में ही ये डिसाइड कर लिया था कि होम इकोनॉमिक्स में ही जाना है और होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से ही पढ़ना है, तो उधर जाके ऐसा लगा कि जैसे जो एक आपकी सोल को हैप्पीनेस चाहिए होती, बस वो मिल गई थी वहां जाके, कि यही था जो करना था, और शायद यही था जिसका ख्वाब हमेशा से देखा हुआ था, क्योंकि वो आर्ट बेस्ड था, सारा प्रैक्टिकल था। उसके अंदर हमने डिफरेंट मीडियम्स पे हम काम कर रहे थे। फिर उसमें एमएससी किया मैंने, होम इकोनॉमिक्स एमएससी। जब मास्टर्स करने के बाद फिर शादी हो गई। उसके बाद जब स्कूल ज्वाइन किया तो उधर भी इत्तेफाक से आर्ट से रिलेटेड जॉब ऑफर हुई। तो वो सब कुछ एक स्ट्रीम लाइन होते ही चला गया, कुछ सच मेहनत करनी नहीं पड़ी उसके लिए। ऑन एंड ऑफ प्रैक्टिस करते रहे। फिर जब थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि लोगों को भी इस तरफ लेकर आना चाहिए, क्योंकि हम हॉबीज से तो दूर हो ही गए थे। आप लोगों को अंदाजा होगा कि हॉबीज हमारे अंदर से हमारे अराउंड खत्म हो चुकी थी। तो फिर हमने इस तरह आके सोचा कि होम इकोनॉमिक्स जो कि हमें लाइफ स्किल सिखा रहा था, अब हम उसको दूसरों के लिए जो चीज़ हमने सीखी है यहाँ से, अब हम वो दूसरों को सिखाना शुरू करें। तो आर्ट से हमेशा से ही एक रही थी एसोसिएशन। काम करते ही रहते थे कुछ ना कुछ, और अप्रिसिएशन मिलती थी तो वो अच्छा लगता था, और उसी के बेस पर बस आगे चलते चले गए। दैट्स सो नाइस टू नो दिस कि आज हमारे पास जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो एमबीए और कंप्यूटर साइंस के अलावा भी कुछ सोचते हैं। हाँ, सो बस साइंस और मैथ्स के अलावा मैं सब कुछ सोच जी। सकती हूँ। ओके मिस, द ऑडियंस इज योर्स, यू कैन प्रोसीड योर सेशन। ओके, और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम दुर्रा शहवार। आप लोगों ने देखा कि जैसे कि बताया गया आपको कि हम आर्ट थेरेपी वर्सेस आर्ट एज थेरेपी पे बात करेंगे। आर्ट थेरेपी वर्सेस आर्ट एज थेरेपी पे बात करने का इस वक्त खास वजह ये थी कि सेशंस हो रहे हैं, लोग बातें भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जब हम एक चीज़ देख नोट कर रहे हैं कि बच्चे भी घर में हैं और पेरेंट्स भी घर में हैं, और सब अपनी अपनी उस दुनिया से दूर हो गए हैं कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल थे। जब हम उस दुनिया से अपने कंफर्ट जोन से हम निकल आए, तो हमें अंदाजा हुआ कि एंजाइटी बढ़ना शुरू हुई, डिप्रेशन बढ़ना शुरू में तो बहुत मजा आया। जब ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों को याद होगा कि सब बड़ा खुश थे कि छुट्टियां हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो खुशी वाला फेज खत्म हुआ, तो फिर समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। इस वक्त इस आर्ट थेरेपी वर्सेस आर्ट एज थेरेपी पे बात करने की वजह भी यही कि एक तो हम आर्ट के बारे में बात कर सकें कि ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है इस वक्त में,
दूसरा, ये हमारे ओवरऑल जिंदगी पे इसका कितना इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आर्ट है क्या, व्हाट इज आर्ट। आर्ट कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये दिल की बात है। हमेशा एक बात कहती हूँ कि आर्ट टू हार्ट। आर्ट इज व्हेन यू हियर अ नॉकिंग फ्रॉम योर सोल। आपको अंदर से एक आवाज आए कि कुछ ऐसा है जो निकलने को तैयार है, कोई आइडिया है, पोइट्री है, कुछ भी ऐसी बात है कि जो आपको लगता है कि बहुत मीनिंगफुल है आपके लिए, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन दे रही है, और आपको आपके पास उसको करने के लिए उसकी मटेरियल आपके पास मौजूद है, आपके पास आंसर है अपनी सोल को करने के लिए कि मैं किस लेवल तक इस काम को करके सेटिस्फाई हो सकती हूँ। तो आर्ट कुछ और नहीं है, वो आपके अंदर की कोई चीज है जो निकलने के लिए बेताब है या तैयार है। अब यहाँ ये बात अगर हम करें कि आर्ट हमें कुछ हम आर्ट से कुछ क्रिएट करते हैं, तो दरअसल आर्ट हमें क्रिएट करता है। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ऐसी चीजें खामोशी से क्रिएट करने में गुजर जाते हैं जिसका हमें अंदाजा ही नहीं होता। हम सोचते ही नहीं है कि हमने क्या कर दिया। एप्रिसिएशन मिल जाए तो हमें लगता है कि अच्छा जबरदस्त हो गया, नहीं मिले तो हमें लगता है कि अच्छा शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन एक चीज जो हम जहन में अपने रखेंगे और इस थ्रू आउट इस सेशन में रखेंगे कि आर्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए आपका जो आपके दिल में है, जो आपको सुकून पहुंचा रहा है, वो आपका आर्ट है। अब हम बात करें आर्टिस्ट पे। आर्टिस्ट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आर्टिस्ट में होती हैं। एक उसका एटीट्यूड है। हमने हमेशा देखा है कि आर्टिस्ट पॉजिटिव हुआ है, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस रही हैं कि वो पॉजिटिव रहा है, उसने हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश की है, चाहे वो बेस्ट दुनिया की नजरों में वर्स्ट हो, लेकिन उस आर्टिस्ट की नजर में वो चीज बेस्ट होती है। वो रिस्पेक्ट करता है सबकी, एवरीथिंग एंड एवरीवन। एन आर्टिस्ट रिस्पेक्ट्स एवरीवन एंड एवरीथिंग। वो सोचता है, अंडरस्टैंड करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, इमेजिन करता है, क्रिएट करता है, ड्रीम करता है। ये सब चीजें एक आर्टिस्ट में उस वक्त आती हैं कि जब उसका माइंड पीसफुल है और जब वो बहुत ज्यादा हाई पीक ऑफ क्रिएटिविटी पर है। इसी तरह से हम ये टारगेट करते हैं, और हमने देखा है कि हमें लगता है कि बहुत मेसी होते हैं आर्टिस्ट और बहुत उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता। लेकिन अगर आप कभी आर्टिस्ट आपके साथ बैठे हुए हों, ग्रुप ऑफ पीपल हु डू आर्ट, आप उनके साथ बैठे, तो आप कहेंगे कि इनसे ज्यादा पॉजिटिव और इनसे ज्यादा सेटिस्फाइंग सोल हमने दुनिया में नहीं देखी। उसकी वजह क्या है कि जो वो कुछ कर रहे हैं उसमें वो खुश हैं, और असल जिंदगी तो ये नहीं कि आप खुश हैं, जो आप कर रहे हैं वो आप खुशी से कर रहे हैं। एक ग्रेट सेइंग है, हमेशा से हम सुनते आए हैं कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। अपने अराउंड तो हम बहुत ज्यादा स्मॉल माइंड्स देखते हैं, और अगर आप देखें तो 4 लोग बैठे नहीं और जो 5वां है उसके बारे में बात शुरू हो जाती है। इवेंट्स की बातें करते हैं फिर भी काबिल बर्दाश्त हो जाता है। जो चीज़ हमें अपनी जिंदगियों से एलिमिनेट करनी है वो ये कि हमें अपने आप को इस कैटेगरी से निकालना है, स्मॉल माइंड नहीं होना है। हमेशा हमने देखा कि ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज। आप जब भी किसी के पास बैठें, और मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रही कि वो पेंटिंग कर रहा है या वो स्कल्पचर कर रहा है या वो सब कुछ कर रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रही। एक अगर आपके पास बैठ के एक कोई भी शख्स आपके पास बैठ के आपसे किसी भी आइडिया पे बात कर रहा है, चाहे वो कुकिंग रिलेटेड है, चाहे वो घर की डिजाइनिंग है, वो कपड़ों की डिजाइनिंग है, वो इवन अगर वो घर की क्लीनिंग भी है, लेकिन अगर वो आपसे आइडिया डिस्कस कर रहा है तो सिर्फ आप ये देखिए कि उसकी आंखों में कितनी शाइन है, उसकी आंखें कितना चमक रही हैं, और उसकी बॉडी लैंग्वेज कितना चेंज है। नोट करना शुरू करिएगा और आपको खुद अंदाज हो जाएगा कि ये ग्रेट माइंड्स आते कहाँ से हैं, और इनके साथ डील करना आपको खुद ब खुद फिर आसान भी हो जाएगा। एंड आई जस्ट लव दिस वन के ग्रेट माइंड्स ऑलवेज डिस्कस आइडियाज। अब हम बात करेंगे आर्ट थेरेपी पर। 2 चीजें हैं, एक आर्ट थेरेपी है और एक आर्ट एज थेरेपी है। आर्ट थेरेपी को आप कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकली आपको डील कर रही है, आपकी एंजाइटी है, सेल्फ स्टीम है, आपका कॉन्फ्लिक्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, आपके साथ कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो आपको आगे बढ़ने से जिंदगी में रोक रहा है, वहाँ आपको आर्ट थेरेपी हेल्प करती है। और आर्ट थेरेपी में यूजुअली वन ऑन वन बात होती है, साइकोलॉजिकल आर्ट थेरेपिस्ट आपके साथ होगा, वो आपसे बात करेगा। दिस इज व्हाट आर्ट थेरेपी इज ऑल अबाउट। आर्ट थेरेपी इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। ये याद रखने वाली बात है कि it's a specialized area of mental health that uses art materials and the creative process of explore emotions, reduce anxiety, reduce your depression, increase self-esteem, solve other psychological conflicts. एंड दिस आर्ट थेरेपी जब हम इसको एक्सरसाइज करते हैं और जब हमारे पास आते हैं और हम उनके साथ कुछ भी एक्टिविटीज जब हम प्लान करते हैं, तो वो उनको एकदम से जो कामनेस उनकी पर्सनालिटी में आती है, एकदम से जो हम उनमें सुकून देखते हैं, वो इट्स जस्ट बिकॉज कि वो एक दफ़ा किसी उस एंजाइटी को निकाल देते हैं और उसके बाद उनका जहन बिल्कुल सुकून में आ जाता है। और द आर्ट थेरेपी एक्सरसाइज इट विल हेल्प यू feel more calm, relaxed by using a fluid medium. आर्ट थेरेपी में बहुत ज़्यादा जो मटेरियल है, जो मैटर है, जो फीलिंग ऑफ दैट मटेरियल है, वो बहुत रोल प्ले करता है। एंड लाइफ इज व्हाट यू क्रिएट। अब मैं आपको पेंसिल दूं, कलर्स दूं और मैं आपसे कहूँ कि क्रिएट करें, एक ग्रुप ये कहेगा कि हमें नहीं आता और एक ग्रुप ये कहेगा मैं नहीं कर सकता, ये कहेगा यार आई एम नॉट गुड एट आर्ट्स। कुछ भी है, आप किसी भी लेवल पर हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप बैंकर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी हैं, जिंदगी वो है जो आपने क्रिएट की है। तो जो आपने क्रिएट की है उसमें आपको रंग भी खुद भरने हैं। तो ये आर्ट थेरेपी आपको आपकी बहुत सारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे हेल्प आउट करती है। अब हम बात करते हैं आर्ट एज थेरेपी। आर्ट एज थेरेपी को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये भी अगेन वन ऑन वन भी हो सकती है। ग्रुप ऑफ पीपल साथ बैठ जाएं, काम करें, डिस्कस करें, आइडियाज को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इसको उसके बाद उन लोगों की पर्सनैलिटी पे असर होता है। बात अगेन इन द एंड बात कहाँ जा रही है कि उस शख्स की माइंड को या उसकी सोल को आप किस हद तक रिलैक्स कर रहे हैं और उसके आइडियाज को बाहर निकाल रहे हैं। दिस इज व्हाट art therapy or art as therapy is. Now, a creative act such as crafting, people love to do craft, can help focus the mind. और ये किस हद तक फोकस माइंड को करता है ये भी आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। एंड हैज इवन बीन कंपेयर्ड टू मेडिटेशन ड्यू टू इट्स कामिंग इफेक्ट ऑन द ब्रेन एंड बॉडी, जिसकी अभी हमने बात करी। क्रिएटिविटी रिड्यूसेस एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू प्रोसेस ट्रॉमा। ये हमें किस लेवल ऑफ ट्रॉमा से वापस लेकर आ सकता है हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। हमने अपने आप को 2+2=4 में ही फंसा दिया है। हमने अपने आप को उस जगह ले जाके सोचा ही नहीं कि जिंदगी में शायद बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम सिर्फ अपने माइंड और अपने सोल को फ्री छोड़कर अपनी जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। आर्ट हैज हीलिंग पावर। This is something we should strongly believe on. The beneficial effects of creating aren't dependent on a person's skill or talent. ये जो effect of art therapy है, ये सिर्फ उसकी personal skills पे काम नहीं करता। मैं personally अगर आप मुझसे पूछें, I love the process, not the product. End में क्या चीज़ बनकर आनी है I don't care, लेकिन जो process है, चाहे वो 4 महीने का प्रोसेस है, 2 महीने का प्रोसेस है, 2 दिन का प्रोसेस है, मिनट का प्रोसेस है, प्रोसेस को करने में जो सुकून है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, वो एंड प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली सबके सामने ही आ जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मुझे K2 पे चढ़ना है। अब जब मैं K2 पे चढ़ गया, अब मैं क्या करूँ? आगे तो नहीं है ना कुछ भी, लेकिन जो चीज़ मैंने एंजॉय करी थी, वो जो मेरा रास्ता था K2 तक चढ़ने का, ऊपर तक जाने का, वो जो मेरी स्ट्रगल थी, मैं गिरा, मैं उठा, मैं फिर गिरा, मैं फिर उठा, वो काम कर गई मेरी जिंदगी को बदलने में, उसने काम किया है। एंड दैट इज व्हाट द हीलिंग पावर ऑफ आर्ट आल्सो हैज। इट्स द प्रोसेस, नॉट द प्रोडक्ट। प्रोसेस की बात करें तो आपको जितनी सेटिस्फेक्शन प्रोसेस में मिलेगी वो आपको
एंड में ऑब्वियसली मिलती है, अप्रिसिएशन होती है तो आपका तो एनर्जी लेवल इतना बूस्टअप हो जाता है, लेकिन स्टिल वो आपको एक प्रोसेस आपको इतना इंगेज रखता है आपके माइंड को, ये प्रोसेस आपको इतना इतना आपके लिए सेटिस्फाइंग होता है कि आपको दुनिया की कोई और चीज नहीं आ रही होती, आपका दिमाग सिर्फ एक जगह एक उस प्रोसेस में अटक गया होता है कि मुझे अगर ये पेंटिंग फिनिश करनी है तो करनी है, और जब मुझे ये पेंटिंग फिनिश करनी है तो फिर उसके बाद आप चाहे किचन का काम कर रहे हो, आई होप बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस चीज को, कि चाहे आप किचन का काम कर रहे हो, आप ऑफिस में बैठे हुए हो, आप अपनी जॉब पर हो, आप कहीं पे भी बैठे हुए हो, अगर आपको वो काम करना है तो आपका जहन उधर ही लगा रहेगा। एथलीट्स के साथ क्या होता है कि वो उनका गोल क्या है, मुझे जीतना है, लेकिन वो जिस चीज को सबसे ज्यादा मजे जो ज्यादा वो एंजॉय करते हैं वो क्या है कि उनका वो टाइम है जो उन्होंने जिम में गुजारा है, वो टाइम है जो उन्होंने अपने आप को उस लेवल तक लाने में उन्होंने मेहनत करी है, एंड that is why we say that the healing process, art has the healing power, and that power is in the process, obviously in the product also, but in the process also. Now art therapy and art class, हाँ जी, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ टू इन्वॉल्व किड्स इन आर्ट। मैं अभी आगे इसी पर आ रही हूँ, मैंने देख लिया है, मैं बस जरा सा थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर दूँ, देन मैं उसी के ऊपर आती हूँ, इनफैक्ट हम आ ही चुके हैं उसके ऊपर। अच्छा, आर्ट थेरेपी हमने अभी जैसे बात कर रहे थे कि आर्ट थेरेपी ये प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, आर्ट थेरेपिस्ट होते हैं जो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व, आपका एक रिलेशनशिप बन जाते हैं और आप अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं आप वो सब उनसे करते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने, फिर कुछ टूल्स होते हैं और कुछ फोकस होता है क्रिएटिविटी का कि जो इसके ऊपर वो आपको लेकर जाते हैं और फिर वो सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में और आपको वो रिफ्लेक्ट करती हैं। आर्ट क्लास में क्या होता है कि हम एक टीचर होता है या इंस्ट्रक्टर होता है, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अब चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी लेवल के हो, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं एक जर्नल बात कर रही हूँ कि एक बड़े, चाहे वो यूनिवर्सिटी के बच्चे हों या वो कोई भी हो, वो स्टूडेंट है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, उसने बच्चों को इन्वॉल्व किया था, उसमें उनके पास टीचर रिलेशनशिप बन गया, उन्होंने अपना एक गोल सेट कर लिया कि आज हमें अगर ये कैलीग्राफी करनी है तो आज के आज ही हमें ये खत्म करके जानी है। मेन गोल क्या होता है कि वहाँ पे वो लर्निंग होती है कि जो बना रहे हैं वो बन जाए हमारा, लेकिन जहाँ हम आर्ट थेरेपी की बात करते हैं हम वहाँ पे उस परफेक्शन पे नहीं जाते, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि आपने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, आपने ये बात कर दी कि जो कुछ आपके अंदर एक एंजाइटी थी, जो भी जो चीज़ आपको परेशान करे आपने वो निकाल दी है। वहाँ आर्ट क्लासेस में हमारे पास टास्क होता है, इसके अलावा जो हम प्रोडक्ट्स होते हैं, डिज़ाइन हम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स पे हम बात करते हैं, वो सब कुछ एक सिस्टमैटिक लेकर चल रहे होते हैं, करिकुलम होता है जो आर्ट क्लास में चल रहा होता है, लेकिन आर्ट थेरेपी पे ऐसा कोई करिकुलम नहीं होता, ये हार्ट टू हार्ट बात होती है, जो प्रॉब्लम में इस वक्त बैठा हुआ बंदा है उसको हम उस चीज़ से निकाल सकें। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी आपने जैसे क्वेश्चन किया सना ने कि किड्स हु पार्टिसिपेट इन आर्ट्स, इन बच्चों की जिंदगियों में किस लेवल तक इनके अंदर सेटिस्फेक्शन होती है, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनकी सेल्फ स्टीम, इनका टॉलरेंस, इनकी फिजिकल हेल्थ, इनके ये स्पिरिचुअली कितना स्ट्रांग होते हैं, ये कितना फोकस्ड होते हैं, कमिटेड होते हैं, ये सब चीज़ें आप उस वक्त देखते हैं कि जब आप बच्चे को आर्ट करवा रहे हो। हमने बच्चों को साइंस, मैथ्स, एक रॉकेट साइंस के उसमें फॉर्मूलाज और इन सब चीज़ों में लगा दिया, हमने बच्चे की तरफ ये देखा ही नहीं कि कुछ बच्चे क्लास में जो बैठे हुए हैं या कुछ लोग जो बैठे हुए हैं वो ये सब करने के लिए नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं साइंस और मैथ पर्सन नहीं हूँ, मुझे अभी भी मेरे लिए साइंस और मैथ मेरे लिए इनफैक्ट ट्रॉमा ही होता है, लेकिन आर्ट करते हुए मुझे बता दें और बस जहन चलना शुरू हो जाता है, काम होना शुरू हो जाता है, वो अच्छा हो या बुरा हो डजेंट मैटर, लेकिन वो काम जो जब शुरू कर देते हैं तो हो जाता है। सो ये चीज़ें इतना कॉन्फिडेंट आपको कर देती हैं और इतनी सेटिस्फेक्शन आपको देती हैं कि आप जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी में उस चीज़ को आप बिल्कुल एक अलग से डिफरेंस बच्चे की पर्सनैलिटी में हमें नजर आता है। पिकासो फेमस आर्टिस्ट, उसने कहा था कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, सब बच्चे आर्टिस्ट होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हर शख्स वेदर 6 years old और 60 years old वो आर्टिस्ट है। द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट,
वंस दे ग्रो अप, हम उनको रहने ही नहीं देते, हम उनकी क्रिएटिविटी खत्म कर देते हैं। मुझे याद है कि एक हमारे सीनियर टीचर थी और उन्होंने देखा कि एक बच्चा सन को कलर कर रहा है ब्लैक। अगर हम जैसा कोई और होता तो सबसे पहले उस बच्चे को पकड़ के हम कह देते कि सन ब्लैक नहीं होता, इसको येलो ही करो। इसके अंदर तुमने, अगर तुम ग्रास बना रहे हो तो तुम ग्रास को कुछ और कलर नहीं कर सकते। उन्होंने हमें कहा कि ये इस बच्चे का लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है कि ये सन को ब्लैक कर रहा है। हो सकता है बैक इन द माइंड वो किसी प्रॉब्लम में भी हो, वो एक अलग बात होगी, लेकिन अगर उसको सन ब्लैक लग रहा है और अगर उसको कलर ही ब्लैक पसंद आ रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि हम पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, फ्लावर का शेप ये होगा तो बस यही होगा, स्काई ब्लू होगा तो वो स्काई ब्लू ही होगा। हम क्यों नहीं उसको छोड़ देते, भाई वो स्काई ब्लू करे या वो येलो करे या उसको जो नजर आ रहा है वो करने दें। हम नहीं करने देते, जिसकी वजह से हम बच्चे का कॉन्फिडेंस वहीं पे इतना उसको एकदम से हम उसको दबा देते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को, कि वो आगे बढ़ के काम करने, वो एक अच्छा जो चीज वो करना चाह रहा होता है वो नहीं कर पाता है। और एक बात जो शायद हम सबको समझ लेनी चाहिए कि जब बच्चा छोटा है तो उसको छोड़ दें, उसकी क्रिएटिविटी उसको उसके मुकाम तक ले जाएगी, उसकी क्रिएटिविटी उसको वहां ले जाएगी जहां उसको होना है। लेकिन अगर आपने शुरू में उसको कह दे कि नहीं बस यही एक काम है जो तुमने करना है, मैं तुम्हें डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहता हूँ, तो बस तुमने डॉक्टर ही बनना है, नहीं बनेगा डॉक्टर। वो कभी बनेगा अगर वो 8% है तो। आपके कहने पे शायद वो कुछ कर भी जाए, मैंने देखा है बहुत से लोग के जो कर गए हैं, लेकिन हम बच्चों पे इतना ज्यादा जुल्म करते हैं और ये बच्चे बड़े होके इनकी पर्सनैलिटी से इतनी डिस्ट्रैक्टेड होती हैं कि वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो चीज जो शुरू में ही कंट्रोल की जा सकती है उसको कंट्रोल कर लेना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम उसको शुरू में उसका इतना गला घोट दें कि उसके अंदर से वो चीज खत्म कर दें और ना वो सोचने समझने की सलाहियत ही उसकी बच्चे की खत्म हो जाती है। ये इतना ट्रॉमा होता है कि अगर आप मुझसे अगर आप पूछें कि अगर आपसे कोई ये कह दे कि नहीं, आई पर्सनली फील दिस थिंग, कि अगर मुझे कोई चीज रेड बनानी है, कोई मुझसे कह दे कि नहीं इसे येलो कर दो और मुझे नहीं करना, तो ये ट्रॉमा है, आपको बहुत देर लगती है उस चीज से निकलने में। तो जब मैं इतने बड़े होकर आपसे ये बात कर रही हूँ तो आप सोचें वो छोटे बच्चे, उनके इतने स्मॉल माइंड्स होते हैं, वो इतने सेंसिटिव माइंड्स उन बच्चों के होते हैं, वो कैसे उस चीज से डील कर सकते हैं। Art give happiness. Look at the faces and look at the happiness on their faces. They smile, the shine in their eyes, whatever they are doing. And believe me, they were doing. अगर कोई देख लेगा तो कहेगा ये कर क्या रहे हैं, लेकिन ये खुश हैं, ये कर रहे हैं, they are doing something, they are painting, and can you see the smile on their faces? I wish मैं सारे बच्चों की जिंदगियों में ये स्माइल आ सके और ये हैप्पीनेस आ सके और ये शाइन हम उनके आईज में हमेशा देख सकें। एक वक्त था, यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी मैं आपको, एक टाइम था जब हम शायद हम बचपन में अपने अम्मी वगैरह को देखा करते थे कि उनकी हॉबीज हुआ करती थी। कुछ लोग योगा करते थे, कुछ अम्मी, लेकिन मुझे याद है कि निटिंग हो रही है हमारे अराउंड, कुछ हमारे अराउंड स्टिचिंग हो रही है। मुझे याद है 9th क्लास में आए थे तो अम्मी ने स्टिचिंग के, एक आंटी स्टिचिंग करवाया करती थी और हमने वहाँ एडमिशन ले लिया था, हम जाते थे वहाँ पे। हमारी हॉबीज थी, हम बड़ा बिजी रहते थे, हम वो वाले बच्चे थे जो बाहर खेलते भी थे, मैं बिल्कुल मानती हूँ बात, हम बाहर बहुत खेलते थे, लेकिन हम बिजी रहते थे। हम बुक्स रीड क्या करते थे, हमारे ज़माने में मैगजीन्स आया करते थे, हम रीड करते थे। हमने अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी हॉबी में इन्वॉल्व देखा है, हमने अपने अराउंड लोगों को किसी ना किसी हॉबी में इन्वॉल्व देखा है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटीज आज के बच्चों के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं, कंपोज हैं। हम ये कह सकते हैं कि तजर्बे की भी बात है, लेकिन देखिए कंपोज तो उनकी पर्सनालिटीज हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। उनकी उस जमाने के लोगों की इसलिए भी कंपोज पर्सनालिटीज थी कि उनके अंदर कोई जो क्रिएटिविटी थी वो बाहर आ जाती थी और उन्होंने अपने आप को बिजी रखा हुआ था। हमने अपने बच्चों को किस चीज में बिजी रखा हुआ है, हमने मोबाइल पकड़ा दिए जिसकी वजह से वो हर वक्त उनके स्क्रीन हो गई। अगर आपको लगता है कि एक मोबाइल पर सिर्फ एक उंगली के टच से आपका बच्चा बहुत बड़ी कोई तो चीज बनने वाला है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन क्रिएटिव चीजों में। और देखिए इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं, आई होप आप लोग इस चीज को समझें कि जब हम
कि अपने बच्चों को, जैसे यहाँ पे भी किसी ने पूछा कि बच्चों को कैसे हम इन्वॉल्व करें इन सब चीज़ों में, देखें आप काम करना शुरू कर दें, किसी बच्चे को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बैठ जाएं चीज़ें लेके और आप करना शुरू कर दें। आप खुद देखेंगे कि थोड़ी देर झांकेगा, फिर किसी ने झांका और फिर वो आके आपके साथ बैठ जाएगा, क्या कर रही हैं आप, और फिर वो आपके साथ करना शुरू कर देगा। आपने देखा है कि कभी जब गाड़ी साफ हो रही होती है घर में ही, जैसे हमारे जब आजकल जैसे सब लोग घर में ही हैं, तो गाड़ी की अगर सफाई करने गए तो सारे बच्चे बाहर चले गए, गाड़ी साफ हो रही है। अच्छा, क्यों? उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए गाड़ी साफ हो रही है ना। या अगर आपने अपने बच्चे से कह दिया कि ये पुदीने के पत्ते हैं तुम निकाल दो, चलो आओ हम ये गार्डनिंग ही शुरू कर देते हैं, चलो हम आप खुद से करना शुरू करें, एंड बिलीव मी बच्चा खुद आपके पास पीछे पीछे आएगा, आपको उसे बुलाना नहीं पड़ेगा। मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग आर्ट, हम आजकल इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़े पहले ये समझ लें कि हम और आप तो फिर मसरूफ हो गए, बहुत सारे हमारे काम थे, जॉब पर भी जॉब के काम थे, हम घर लेकर आ गए, मोबाइल था हमारे पास, हमने वीडियोस भी देखना शुरू कर दिए, ड्रामे देखना शुरू कर दिया और सब कुछ देखना शुरू कर दिया। इस वक्त जो सबसे ज्यादा इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम में आया है ना, वो हमारा बच्चा है। वो अपनी उस दुनिया से अलग हो गया, वो अपनी उस दुनिया से कट गया एकदम से। रात को तो सोया था ना, बैग पैक करके सोया था, अगर आपको याद हो 26 फैब को बच्चा रात को सोया है तो अपना बैग पैक करके सोया है। सुबह लंच क्या लेके जाना है ये भी मामा से डिस्कस किया था। कुछ बच्चे जैसे जो बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चे होते हैं, थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं, वो उन्होंने अपने यूनिफॉर्म भी प्रेस किए थे, सब कुछ किया था, और सडनली उन्होंने सुना कि कल स्कूल नहीं जाना है। फिर हम, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि एक हफ्ता तो गुजर गया, अच्छा गुजर गया, चले छुट्टियां थी, मजे आ गए। फिर वो बच्चे ने उस चीज को, और आपने अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको अंदाजा होगा कि एक हफ्ते के बाद हमारे बच्चों ने एंजाइटी शो करी थी, एक बच्चे के बाद एक हफ्ते के बाद हमारे बच्चों ने रेस्टलेसनेस शो करी थी, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ गए थे। अब हम क्या करें? शुरू में तो जब समझ नहीं आया तो मोबाइल ही था, वही पकड़ा दिया था, लेकिन हमें अब भी वक्त है, ऑब्वियसली अभी भी हमारे पास हमारे घर में बच्चे हैं और वो नहीं आपसे कह पाएंगे बहुत सारी बातें। बच्चे अपने स्कूल में अपने दोस्तों से कहा करते थे, बहुत सी शरारतें वो दोस्तों के साथ किया करते थे, वो बाहर नहीं जा पा रहे। कुछ बच्चे दोपहर में बाहर खेलने के आदी थे, वो बाहर नहीं जा पा रहे, तो फिर अब हम उनके साथ क्या करेंगे? तो ऐसे ही वक्त में यही वो वक्त है, इट्स हाई टाइम कि खुद बैठे काम करना शुरू करें। आपका बच्चा आपको जज नहीं करेगा और आप भी अपने बच्चे को जज नहीं करेंगे। आई होप सो कि आप कुछ भी बना लें, आप एक ड्रॉ कर दें, कुछ भी, आप सिर्फ बीड्स लेकर और एक धागा दे दें बच्चे को थ्रेड में, कि इसके अंदर बीड्स बनाते डालते जाओ। इस तरह की कुछ भी नहीं तो थोड़ी सी तस्बीह को तोड़ के और बच्चे से चलो तस्बीह बनाते हैं, आपको बच्चा एंजॉय करेगा, बिलीव मी वो एंजॉय करेगा। वो अपनी दुनिया से कटा हुआ है, इस बात को माने कि अगर वो अपनी दुनिया से कटा हुआ है और वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, हमें नहीं अंदाजा इस बात का। एंड इट्स लाइक दिस, मेरे लिए बड़ी पेनफुल है ये वाली पिक्चर के बच्चे ने बोला कि आई एम ओके मॉम, लेकिन जब दूसरी तरफ जाके देखा था तो इट वाज आई एम नॉट ओके। वो ओके नहीं है, वो आपसे कह रहा है वो ओके है, लेकिन वो एक्चुअली इज नॉट फीलिंग गुड, ही इज मिसिंग हिज स्कूल, ही इज मिसिंग हिज फ्रेंड्स, ही इज मिसिंग हिज टीचर्स, ही इज मिसिंग द एनवायरनमेंट ही हैड। वो पढ़ने में कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, लेकिन वो अपना स्कूल मिस कर रहा है, अपना उस एनवायरनमेंट को मिस कर रहा है। आप भी तो अपने ऑफिस को मिस कर रहे हैं ना, आप भी तो उस लाइफ को मिस कर रहे हैं। जब बच्चे चले जाते थे, सब चले जाते थे, तो मैं घर में अकेले होती थी। तो वो आप सोचेंगे, आप तो कह भी देते हैं किसी से, हम तो लड़ झगड़ भी लेंगे, बच्चा नहीं कह पाएगा। थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, थोड़ी सी चीजें हैं जिनके ऊपर हम अगर हम सोचें और हम काम करें। लर्न, बच्चे के अगर हमने आज आर्ट में क्या किया, बैठ के अगर जो पुरानी चीजें उसने करी थी वही सब चीजें थोड़ा सा रिकॉल करके अगर आप उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, गूगल कर लें, अपने लिए आर्ट एक्टिविटीज निकाल लें, तो बच्चा आपके साथ बैठ के उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा। ये चीज़ें उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेंगी, उसको अच्छा लगेगा कि उसके पेरेंट्स उसके साथ बैठ के वो काम कर रहे हैं जो वो अपने दोस्तों के साथ किया करता था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट होंगी। एक लंबी लिस्ट है कि जब हम यूजली हम अपने जब हम इवेल्युएट करते हैं और हम देखते हैं कि जब बच्चे से हम पूछते हैं या हम किसी अपनी थेरेपी सेशंस में पूछते हैं कि आर्ट से मैंने आज क्या क्या सीखा, तो इट्स जस्ट अ लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। learned, planned, explored, created, researched, collaborated, reflected on, discovered.
so many things, used a new technique to, used a new media to, took a risk by, ये रिस्क लेना हमें कितना अच्छा लगता है और कितना मजा देता है, इंस्पिरेशन हमें मिलती है, यू नो कल्चर आर्ट आप प्रमोट करते हैं, हिस्टोरिकल आर्ट आप प्रमोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज को, और ये सब चीजें आपके माइंड को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती हैं. And this is what the creativity, the power of creativity is. It's that feeling that you get when you bring an idea to life. थोड़ा सा वास्ट मीडियम में अगर जरा सा सोचें तो देखें, आप उस लेवल पर आ जाते हैं क्रिएटिविटी में कि जहां आप बना रहे होते हैं. आपने जब चीजें बनाई और सामने लेकर आए तो आपकी जो लेवल ऑफ एप्रिसिएशन है, वो जो एक आइडिया था जो आपने एक्सिक्यूट कर दिया, वो जो सेटिस्फेक्शन है, जो आपकी इमेजिनेशन थी, वो जो प्रोसेस था, अगेन वही वाली बात मैं आपसे करूंगी, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं मुसलसल कह रही हूँ कि ये जो इनर सेटिस्फेक्शन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये क्रिएटिविटी है, ये पावर ऑफ क्रिएटिविटी है. देयर आर फ्यू थिंग्स मोर पावरफुल देन क्रिएटिंग समथिंग, स्पेशली when that something is a product of your own imagination. Imagine करें, एक रेसिपी है, आपने सोची है और आपने एग्जीक्यूट करी और वो बन गई और बेहतरीन बन गई. जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, एकदम से जहन में एक खुशी सी आई होगी आपके, आई एम श्योर. डे ड्रीमिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग है, सोच रहे हैं कि करेंगे, लेकिन वो सोचना भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है. एंड दैट फीलिंग इन यू नो, एक बड़े मजे की बात बताऊं, इतनी एडिक्शन हो जाती है कभी कभी, जो लोग किसी न किसी हॉबी में होते हैं और उन्हें अंदाजा होगा कि इतनी एडिक्शन हो जाती है कि हमें लगता है कि हम इन चीजों के बगैर रह ही नहीं सकते. और वही अगेन वो एडिक्शन आपको, आपके एनर्जी लेवल को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी सेल्फ स्टीम को इतना बूस्टअप कर देती है कि यू फील बेटर एंड यू आर, यू नो, जो आप अगलों को जो चीज दे रहे हैं वो चीज आपको रिटर्न में आपको बहुत हेल्प आउट हो रही है. थोड़ा सा इस आइडिया को मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने इलेबरेट करते हैं कि काइंड्स ऑफ क्रिएटिविटी है. एसेंशियल क्रिएटिविटी एज एन आइडिया, कोई भी आइडिया जो आपके जहन में आए, कपड़े कैसे बनाने हैं, उस पर कौन सी लेसेस लगानी है, घर में कुशन रखने हैं तो क्या करना है, गाड़ी में कौन सी दुआ लटकानी है, या गाड़ी के कवर में कौन सी, जो गाड़ी सीट कवर्स हैं वो क्या करने हैं. ये छोटी छोटी बातें जो हम समझते हैं कि हमारे लिए बस ऐसे ही हैं, टेबल पे कटलरी सेट कैसा रखना है, या ये सब आइडियाज ही है ना. और ये आइडियाज आप कभी, आई एम श्योर आप उस चीज को रिलेट करेंगे कि ये आइडियाज आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं कि मैंने घर में बल्ब चेंज किया, मैंने ब्लू की जगह व्हाइट बल्ब लगा दिया, मेरे घर ज्यादा रोशन हो गया. ये आइडिया था ना जिसपे आपने काम किया. एसेंशियल्स हैं. इलैबोरेटिव, व्हाट इज डन विद द आइडिया, व्हाट इज डन विद द आइडिया. उस आइडिया के ऊपर आपने किस तरह से, जब वो आइडिया इलैबोरेट किया है आपने, तो वो किस तरह से आपके सामने बनकर आया है. हाउ द आइडिया इज कम्युनिकेटेड, ये एक्सप्रेसिव है. इसमें यूजली क्रिएटिव राइटिंग भी आ जाती है. इसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग मीन्स आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, आपकी क्रिएटिव राइटिंग आ जाती है, और ये चीजें आपको लॉन्ग रन में हेल्प आउट करती है. एंटरप्रेन्योरल आइडियाज आपको प्रॉफिटेबल वेंचर्स आपके बन जाते हैं. ऑब्वियसली यू स्टार्ट लर्निंग, व्हेन यू लर्न एंड यू अर्न, दिस गोस वाइस वर्सा. देन एक्जिस्टनल आइडिया फॉर सर्वाइवल, कोई भी चीज जो आपको इस बात पर मजबूर करे कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग टू ग्रो अदर्स. एम्पावरमेंट is the best thing I think in the creativity. जब आप खुद empower होते हैं और आप दूसरों को help out करते हैं to bring their ideas into life. Creativity is intelligence having fun. I just love this one. वो intelligence जो मैथ्स के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में, लर्निंग में, रट्टाफिकेशन में, हर चीज में कहीं बहुत बिजी हो जाती है, जब उसको मजा आना शुरू होता है तो दैट इज क्रिएटिविटी. आई जस्ट लव दिस वन एंड इट हैज द डीप मीनिंग. Sir Ken Robinson, the art aren't just important because they improve math scores. They are important because they speak to parts of children's being which are otherwise untouched. सोल तक जाने की बात कर रहे हैं, उसकी रूह तक उतरने की बात कर रहे हैं. ये मैथ्स स्कोर की बात नहीं है, ये उर्दू में अच्छे नंबर लेने की बात नहीं है,
ये उस जगह पहुंचने की बात है कि जहाँ पे जाके बच्चा या कोई भी ह्यूमन बीइंग उसकी जो फीलिंग्स हैं वो अनटच्ड है, जहाँ पे जाके किसी ने कभी उसको हिट ही नहीं करा कि तुम ये चीजें भी कर सकते हो, और जब करते हो तो बेहतरीन करते हो। सम ऑफ द आर्ट थेरेपी एक्टिविटीज फॉर सेल्फ डिस्कवरी, आप पेंट करें, ड्रॉ करें, यू क्रिएट क्राफ्ट, यू कुक, do the baking, do the calligraphy, creative writing, stitching, sewing, explore puppet therapy. This is something शायद जो थोड़े से पुराने लोग हैं जो पपेट्स बनाया करते थे वो बताएंगे आपको कि कितना सेटिस्फाइंग ये होता था। Then use line art, create a family sculpture and get the appreciation from everyone. There's a poem, I believe in art. I believe that art can transmit joy. I believe that art can transform sorrow. I believe that art can change minds. I believe that art can heal hearts. I believe that art is magic. I believe in myself. बच्चों को और अपने आप को उस जगह पर ले जाने की कोशिश करें कि जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो। जब आपका सोल सेटिस्फाई होगा, आप बच्चों की परवरिश भी अच्छी करेंगे, आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा। और creativity always brings happiness. Creativity never brings distraction. Creativity, imagination, ये सब चीजें घर में, घर का माहौल बदलने में, और इस पैंडेमिक में जबकि हम सब एक कैद में हैं, हमें चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को ड्रामों से और इन सब चीज़ों से निकाल के और बहुत अच्छी जगह अपनी एनर्जीज को सेव करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेश्चन सना? Sana, are you there? Sorry, जी मिस, सॉरी एक्चुअली माय माइक इसमें कहना चाह रही थी कि यहाँ पर हमारी ऑडियंस में कुछ लोग हैं जो आर्टिस्ट होंगे या आर्ट की फील्ड से बिलोंग करते हैं या बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आर्ट से जुड़े हुए हैं। मैम, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपने इस टैलेंट को इन्हांस कर सकते हैं या इस यहाँ पर आने के लिए क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? इनिशियली कुछ स्टेप्स अगर आप इनसे डिस्कस करना चाहें तो। अंदर से चीज निकल के आती है बाहर से। हाँ बोलो। जी, नॉर्मली ये होता है कि आर्ट के सब्जेक्ट में हमारे पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज चाहूँगी आपसे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर बच्चा आर्ट में कुछ कर रहा है या वो ड्राइंग लेकर बैठा है या वो आर्ट की फील्ड से रिलेटेड किसी भी फॉर्म में है, कोई कैलीग्राफी है, कोई स्केचेस वगैरह करता है, सम ऑफ द पेरेंट्स आर जो इससे अवेयर हैं वो तो अपने पेरेंट्स को अपने किड्स को अलाउ करते हैं कि आप ये करेंगे, ठीक है जी, इट इज़ अ टैलेंट। बट बैक ऑफ द माइंड अगर हम अनदर पार्ट देखते हैं, हमारे पेरेंट्स का एक ह्यूज कम्युनिटी ऐसी भी है जो समझती है कि दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, स्टूडेंट शुड बी टेक इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। तो ये हम पेरेंट्स को कैसे उनका माइंडसेट जो है ये चेंज कर सकते हैं कि ये एक थेरेपी भी है और ये एक ज़रूरी चीज़ भी है, कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन के लिए भी और कहीं ना कहीं उनका इनर टैलेंट जो है वो शोकेस करने के लिए भी। तो यहाँ हमारे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी और जो हमारे यंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें तो? पेरेंट्स के लिए तो देखो, माइंडसेट है सोसाइटी का माइंडसेट। आप सोसाइटी को तो चेंज नहीं कर सकते, मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, राइट। मुझे शौक था, मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को मेरे साथ, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया और मैं सबके सामने हूँ सर। इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए पेरेंट्स को खुद से जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी, और प्लस हमारा सिस्टम है वो है बच्चों को एक ही तरह की रोड लर्निंग पर लेकर जा रहा है कि आपने बस नंबर्स लेने हैं, आपने पास होना है, नई क्लास में जाना है। उसी जगह पे आके अगर आप थोड़ी सी देर के लिए अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें तो मेरा ख्याल है कि ये उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप पेरेंट्स का माइंडसेट उस वक्त तक चेंज नहीं कर सकते जब तक कि ये एक कॉमनली डिस्कस ना हो रही हो। मुझे नहीं लगता कि अब तक मैंने इतने वेबिनार्स देखे हैं, मैं अभी तक इतने सब कुछ मैंने देखा है, सेशंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी ने भी आर्ट पे बात नहीं करी।
कोई भी इस तरफ लेकर ही नहीं आया आपको, आपसे कोई बात ही नहीं करने को तैयार है, वो समझ ही नहीं रहा इस बात को कि आर्ट को आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करेंगे। आने वाले बच्चे अब फिर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझ रहे हैं, और पेरेंट्स भी, जो यंग पेरेंट्स हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझ तो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम से भी आएगी। हमारे लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम से ये चीज़ आए, और पेरेंट्स को खुद से इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। और जब तक हम इन सब चीज़ों में पेरेंट्स को खुद से वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, आई डोंट थिंक सो कि अवेयरनेस भी आएगी। इस तरह के सेशंस हैं, इस तरह के बहुत सारे हमारे वर्कशॉप्स होती हैं, बच्चों के लिए वर्कशॉप्स होती हैं। इवन अगर आप देखें तो समर कैंप्स होते हैं, वो बहुत सारे अब हो रहे हैं, होते थे ऑब्वियसली, अल्लाह करे कि आइंदा आने वाले दिनों में भी होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें बच्चे की एनर्जी को थोड़ा सा चैनलाइज करते हैं। हम जब तक देखें, हमने क्लास में बैठे हुए बच्चे से कहा कि सुनता नहीं है, माँ बाप ने घर में क्या कहा, बच्चा सुनता नहीं है, बहुत रेस्टलेस है, बहुत बदतमीज है, ये हमें टफ टाइम दे रहा है। क्यों आपको टफ टाइम दे रहा है? आपने उसकी एनर्जीज को कहाँ चैनलाइज करा है? आपने तो नहीं करा ना उसकी एनर्जीज को चैनलाइज। आप क्या कर रहे थे? आपने उसको सिर्फ उससे कहा कि लिखे जाओ। अगर आप थोड़ा सा सोचें कि ठीक है, मैं बच्चे से कह रहा हूँ कि भाई तुम लिखे जाओ, लिखे जाओ, लिखे जाओ, लेकिन जिस वक्त में हम उससे कहते हैं कि आज तुमने टाइटल पेज बनाना है, हैप्पीएस्ट डे ऑफ देयर लाइफ, मैंने तो बच्चों के चेहरों पे इतनी खुशी देखी होती है जिस दिन उन्होंने टाइटल पेज बनाया होता है किसी भी टॉपिक का, वो टॉपिक से ज्यादा उस टाइटल पेज के लिए एक्साइटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर उनकी अपनी क्रिएटिविटी बाहर आ रही होती है। हम जब तक उनकी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं करेंगे, ये जो सोशल इश्यूज हमारे साथ आ रहे हैं, ये जो एंजाइटी बच्चों में आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, बहुत अजीब सी और बुरी खबरें सुनने में आ जाती हैं हमें। आप ये ऐसी बात है ना कि जैसे मैंने उसको अपने बच्चे से कहा कि अच्छा इस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, तुम मोबाइल पे बैठ जाओ, मोबाइल देखते रहो। अच्छा, स्क्रीन टाइम स्टार्ट हुआ, रिसर्च कह रही कि स्क्रीन टाइम 1 घंटे का होना चाहिए इन अ होल डे। हम तो पूरा दिन ही स्क्रीन टाइम, पूरा एक दिन ही होता है हमारा स्क्रीन टाइम, आई थिंक। और आई थिंक एक दफा स्क्रीन दे देने के बाद वापस लेना इम्पॉसिबल है आज की जनरेशन से। आप हाँ, तो क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि आप, ये ऐसे ही है कि भाई तुमने उसे आइसक्रीम दी है, अब वो आइसक्रीम खा रहा है, तुम उससे आइसक्रीम छीन के तुम उसे करेले पकड़ा रहे हो, खाएगा? कभी भी नहीं खाएगा। तो जब आइसक्रीम लेकर तुम उसको उसी की पसंद की कोई और चीज, वो डोनट हो गया या कोई केक हो गया, कोई चीज ऐसी होगी जो उसे पसंद है, आप उसे देंगे, वो आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? आप एनर्जीज को तो चैनलाइज करें, आप करना तो शुरू करें। हम तो सिर्फ एक इजी वे आउट है कि भाई मोबाइल पकड़ा दो, नहीं, ये इजी वे आउट नहीं है। हम अपनी जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत आने वाले दिनों में कितना बुरा वक्त अल्लाह ना करे कि हम देखने वाले हैं। बस ये कि और जो दूसरी बात आपने की, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि आजकल हमारी मदर्स और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो एक बिजी वे आउट जो इन्होंने ढूंढ लिया है, इनको जो है इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा मिस, मेरा यहाँ पर आपसे एक और सवाल ये है कि जिस तरह हमारी इस वक्त ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो टीचिंग सिनेरियो से बिलोंग करती है, टीचिंग बैकग्राउंड रखती है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मोल्ड करके आपसे ये पूछना चाहूँगी, स्कूलिंग में जब हम स्टूडेंट्स को आर्ट सिखाते हैं, जो हमारी आर्ट टीचर्स होती हैं, हायर की जाती हैं, ये आर्ट जो है वो उस लेवल का नहीं हो पाता कि ये एक आर्टिस्ट को जनरेट कर सके, तो उनको आप यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी आर्ट टीचर्स को या हमारे स्कूल एडमिन्स को, कि हम वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या वो कौन सी टिप्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं फॉर दी बेटरमेंट के, अगर हमारे, क्योंकि इतने बड़े स्कूल्स में कोई ना कोई आर्टिस्ट जो कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, हिडन टैलेंट तो जरूर होगा किसी ना किसी क्लास में। अगर कोई एक क्लास की स्ट्रेंथ 20 से 25 स्टूडेंट्स की है तो उनमें एक आर्टिस्ट भी ना हो, ये मैं मान नहीं सकती। तो यहाँ आप जो है वो क्या टिप्स देना चाहेंगी हमारे एडमिन्स को, हमारे टीचर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को? देखो, मैं ये नहीं कह सकती कि आप डेली बेसिस पे आर्ट करवाएं। ऑब्वियसली हमारा करिकुलम हमें इजाजत ही नहीं देता बहुत सारी चीजें करने की, लेकिन हम आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम्स तो बना सकते हैं ना। हमारे करिकुलम्स में वो सब चीजें इंटीग्रेट हो सकती हैं जो आर्ट, जिसमें आर्ट बहुत ज्यादा हो। हम बच्चों को उस प्रोसेस तक लेके जा सकते हैं जहाँ पे वो ये सोचें कि मैं एक्चुअली आर्ट कर रहा हूँ। जैसे एक एक्टिविटी बेस्ड, आपने देखा होगा कि अब लर्निंग स्टार्ट हुई है, तो इस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लर्न भी ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन वो जहाँ वो लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन वो एक जगह पे आके वो चीज़ रुक जाती है। तो ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपने एक्टिविटीज़ ऐसी प्लान की हुई हों, जो स्पेशली आर्ट टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी
कि आपने ऐसी एक्टिविटीज प्लान की हुई हो कि जो बच्चे की पर्सनालिटी को हिट कर रही हो, पर्सनालिटी पर काम कर रही हो, उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी बजाय इसके कि आप बच्चे को सिर्फ एक रोट लर्निंग पर ही लगा दें। दूसरा, एडमिन से तो ऑब्वियसली मैं कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन ये हो सकता है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हमारे ज़माने में बहुत होते थे और अब नहीं होते। कॉम्पिटिशन्स होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते हैं अमंग द क्लासेस, अमंग द स्कूल्स, अमंग द सिटीज़, ये सब हुआ करते थे। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ें ज़रा सा हमने कम हो गई हैं, हम नहीं देख रहे। सेकेंडली, बच्चों के पास वो मटीरियल इतना महंगा हो चुका है कि उस मटीरियल तक आने के लिए बच्चों को और पेरेंट्स एंड देन स्कूल, इन सब चीज़ों को एक लेवल तक लाने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हम जैसे पोस्टर कलर्स हैं, एक अच्छा ब्रांड अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव मिल रहा है, लेकिन वही पोस्टर कलर आप घर में भी तो आराम से बना सकते हैं। और जब आप वो चीज़ घर में बना सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो फिर क्यों हम बच्चों को इन सब चीज़ों से रोक रहे हैं? यही चीज़ उनकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालेंगी। इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग विद देयर हैंड्स एंड द मैटर एंड द मटीरियल एंड द आइडियाज एंड द ड्रीम्स एंड द क्रिएशन दे आर डूइंग। सो ये सब चीज़ें हेल्प आउट करेंगी उनको, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको एक एक जगह दें, एक ओपन एरिया दें कि जहाँ पे वो बैठ के सुकून से काम कर सकें। और एक वो टैगलाइन है ना, दाव तो अच्छे होते हैं, खुदा के लिए मदर्स हैं, खुदा के लिए पेरेंट्स हैं, खुदा के लिए टीचर्स, दाव वाकई अच्छे होते हैं, उन्हें करने दें, वो कर रहे हैं, सब कुछ साफ हो जाता है। लेकिन जो बच्चे के पर्सनालिटी पे चीज़ हिट हो जाती है, वो बहुत मुश्किल से जाती है। Thank you, Miss. I think it's very much interesting for me also and my audience also. क्योंकि आर्ट आई थिंक एक वाकई इस तरह का टॉपिक है, एक इस तरह का सब्जेक्ट है, इस तरह की चीज़ है कि ये हर इंसान के अंदर पाई जाती है। कहीं ना कहीं हम इसे रिलेट ज़रूर करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको टाइम मिल जाता है, वो उस फील्ड में परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो परफेक्शन की तरफ तो नहीं आते। बट आई थिंक अगर हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा भी ड्राइंग बुक लेकर बैठा है और हम बड़े उसे बैठे देखें, तो पर्सनली मेरा तो आज भी दिल करता है कि मैं उसके साथ बैठ के कलरिंग करूँ। तो बस इसको वाइस वर्सा करना है ना, कि आप करना शुरू करें और पीछे से बच्चा खुद आके आपको ज्वाइन करे। सही बात है। और आई थिंक ये हमारे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आप उन्हें सिखाएं नहीं, आप उन्हें करके दिखाएं। जब आप वो करके दिखाएंगे, वो आपको देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली कॉपी जरूर करेंगे। I think there is no questions more audience. If you have any kind of questions, kindly comment below so we can ask Miss Duresh Shehwar for your queries. So many people are agree with you. अच्छा मिस, यहाँ पर एक सजेशंस भी हमारे पास आई हैं। फातिमा आमिर तिरमिजी कहती हैं कि आपको इस तरह के सेशंस वीक में ट्वाइस देने चाहिए। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तो कहती हूँ रोज होने चाहिए। बिल्कुल रोज होने चाहिए। It's so close to my heart. It's so close to my heart. So G audience, if you have any kind of questions, you can comment. अच्छा मिस, एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि प्लीज सजेस्ट टीचर्स टू गिव एनी टारगेटेड वर्क टू द किड्स दीज डेज। इस क्वारंटाइन के दिनों में हमें किस तरह की, बीइंग अ टीचर जो है वो किस तरह की चीजें वो टारगेट कर सकते हैं? देखिए, गूगल है हमारे पास, पिंटरेस्ट है हमारे पास, आपके पास यूट्यूब है सबसे बड़ा। आप इसके ऊपर बैठ के बहुत आराम से चीज़ें निकालें और अपने बच्चों को देना शुरू करें। जब आइडियाज़ की कमी नहीं है, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि इनिशियली जब मैं घर में बैठी हूँ एकदम से, जब ये हमारा ऑफ हुआ है, तो मेरे पास चीज़ें नहीं थी। ऑब्वियसली हमारे पास घर में एकदम से सब कुछ मटेरियल मौजूद नहीं था। तो मैंने क्या किया था अपने बच्चों के साथ, मैंने तस्बीह थी मेरे पास, 2-3 तस्बीह, जैसे 1-2 टूटी हुई थी और जो बाकी सही कंडीशन में थी, मैंने उन्हें खोला, सबको बिल्कुल एक जगह, एक उसमें पैकेट किया, एक बॉक्स में उनको रखा सारी बीट्स को, और मैंने उनको थ्रेड्स दे दिए, ठीक है। और मैंने उससे कहा कि लेट्स मेक तस्बीह। मेरा ख्याल है हमारा 1 हफ्ता सिर्फ उन तस्बीहों को बनाने में ही निकल गया था। और क्यों निकल गया था? क्योंकि वो जो
उसके अंदर डालना आपको इतना उसके लिए फोकस चाहिए होता है। उसने बच्चे को इतना बिजी रखा कि मुझे 1 हफ्ता तो यही नहीं पता चला कि बच्चे थे कहाँ। फिर 1 हफ्ते बाद जाके ऑब्वियसली हमने फिर दूसरी एक्टिविटीज अपने लिए प्लान करी है। लेकिन ये सब चीजें वो है जो आपके आसपास हो सकती है। देखिए इसके अंदर अगर आप ये कहें कि तस्बीह की बेअदबी हो रही है, तो तस्बीह की बेअदबी नहीं हो रही है। आपके पास जो ऑलरेडी जो चीजें मौजूद थी, आपने तो उसी से तस्बीह बनवा दी। बच्चे ने तस्बीह बना दी, वो भी खुश हो गया, आपका काम भी हो गया, वो भी खुश हो गया और वो इंगेज भी हो गया। और जिस जिस इस चीज ने उसको एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसके लिए प्रोवाइड किया, वो जितनी दफा तस्बीह पढ़ेगा वो पहले ये देखेगा यार मैंने बनाई है। और ये चीज बहुत सेटिस्फाइंग होती है कि आपने अपनी बनाई हुई कोई चीज आपके सामने हो। दैट्स द थिंग। आपके पास आइडियाज होने चाहिए। बाकी आपको ऑब्वियसली जो इजी वे है वो आपका Pinterest है, आपके पास गूगल है, यू कैन गूगल इट, यू कैन Pinterest इट, यू कैन गेट इट। थैंक यू मिस। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये है, क्या आर्ट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए इन द अर्ली ईयर्स? बिल्कुल 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 100%। इसी से तो आप एनर्जी उसकी चैनलाइज कर रहे हैं और इसी से तो आप उसको उसकी क्रिएटिविटी एनहांस कर रहे हैं। उसको वही चीज तो आगे जाके जहाँ वो पेंट कर रहा है वहां आगे जाके वो क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जब भी तो आएगा ना, जब उसकी क्रिएटिविटी एनहांस हुई होगी। इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ओके मैं जी, तो कहती हूँ इसके यूनिवर्सिटी साथ के बच्चों एक तक के लिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पर्सनली मैं भी इसी बात पे कहूंगी कि जो लाजमी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल फॉर अच्छा एवरी मिस एज। हुमा जी, हुमा अजमल का क्वेश्चन है, हाउ वी कैन इंटीग्रेट आर्ट इफेक्टिवली इन करिकुलम? इंटीग्रेट आर्ट, ये तो हम अभी बात कर चुके हैं ना। इंटीग्रेट आर्ट को तो करिकुलम में इंटीग्रेट करने के लिए आइडियाज होने चाहिए आपके पास। आपके पास जी एक पूरा एक स्लॉट होना चाहिए, आपके पास एक आर्ट रूम होना चाहिए, आपके पास आर्ट मटेरियल होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप क्लास में हैं और मैं बस अभी गई और ओहो सीजर्स तो वहां रह गई, ओहो ये ले आई वो ले, आपका आधा पीरियड उसमें निकल गया। बच्चे सबसे ज्यादा वेट आर्ट क्लास का करते हैं, बिलीव मी वो बाकी वेट करते हैं आर्ट क्लास का। अगर आपने उनको आर्ट क्लास के लिए एक उन मटेरियल बिफोर हैंड प्रोवाइड कर दिया है, तो फिर आपकी लाइफ भी इजी है और वो 40-45 मिनट्स कहीं नहीं जाते। लेकिन उसके लिए आपके पास एक पूरा एक यू शुड बी कंपोज। आपके पास आपका आइडिया बिल्कुल एक अच्छा प्लान्ड आइडिया आपका होना चाहिए कि हमें इसके ऊपर काम करना बिल्कुल। ओके ऑडियंस, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर सैयदा सना जहरा का एक कमेंट है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। सैयदा सना प्लीज इसे क्लियर कीजिए कि आप यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हैं, तो हम इसे यहाँ पर डिस्कस कर सकें। राइट, ओके, हैप्पी टू यू सी यू मिस दुरे शहवार। एंड देन क्वेश्चंस आर एंड। मेरा ख्याल है और कोई सवाल बचा नहीं है। ऑडियंस जो है वो बहुत पेशेंटली हमें सुन रही है। इसके अलावा अच्छा, डेली बेसिस पे मिस हम किस तरह के असाइनमेंट जो है वो आर्ट वर्क के दे सकते हैं? डेली बेसिस पे आप अपने सब्जेक्ट से इंटीग्रेट कर लें। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उससे इंटीग्रेट करें। सबसे ज़्यादा इसका जो बेस्ट सोल्यूशन मेरे पास है वो यही कि वॉट एवर द सब्जेक्ट यू आर टीचिंग उसको इंटीग्रेट करें आर्ट्स के साथ। उसमें आपको हेल्प आउट करेगा ये बहुत ज़्यादा। आइडियाज़ ऑब्वियसली आपको खुद से जनरेट करने पड़ते हैं। हम वर्कशॉप्स लेते हैं, हम गूगल है, अगेन Pinterest है, ये सब तो लाइफ सेवर्स हैं हमारे वैसे। ओके मिस, मैं बस आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे यंग आर्टिस्ट के लिए अगर आप जो है वो कुछ टिप्स देना चाहें उन्हें कि वो कैसे इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर ओवर उन्हें कौन से स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए। मेरे टाइम में जब मैं अपनी बात करूं आपसे 20-25 साल पहले तक की बात करूं तो मेरे पास चैनल्स नहीं थे। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे अपने इस जगह तक मैं आऊंगी। आपके पास सबसे बड़ी सोर्स यूट्यूब है। आपके पास सबसे बड़ी सोर्स आपका सोशल मीडिया है। आपके पास सबसे बड़ी सोर्स आपका गूगल है। कुछ और सेल्फ ये वाले तो हमारे पास अब बहुत सारी चीजें आ गई ना कि मैंने ये मेरा सेल्फ लर्निंग थी मेरी, मैंने गूगल से सीखा है। कितनी चीजें ऐसी हैं जो मैंने इस क्वारंटाइन में गूगल से सीखी, इसलिए क्योंकि यूट्यूब से सीखी। आपके पास क्लियर पिक्चर है ना यूट्यूब की। अगर आप प्रोफेशनली उस जगह पर नहीं जा रहे। जी मिस, ये सब चीज़ें जैसे यूट्यूब से सीखना एंड ओवरऑल जो हम अपने इंटरनेट मास्टर से सीखते हैं, ये तो सब चीज़ें आ गई अपार्ट। बट मैं आपसे इस हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कुछ स्पेसिफिक सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं
वो कौन से फोरम्स हैं, वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से हमारे यंग जो है यूथ है वो अगर वहाँ जाती है कि वो उनके पास वर्थ वाइल चीजें वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी मतलब प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कौन से कोर्सेज हैं जो वो करें तो उनको इन फ्यूचर हेल्प बेटरमेंट की आउट। तरफ वो जा सके। देखें, सबसे बड़ा तो हमारा कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स है। अगर जो कोई डिग्री करना चाह रहा है, आपके पास डिग्री है, इसमें एमएस तक आप कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर पीएचडी भी हो रहा है। सेकेंडली आपके पास दैट्स ग्रेट। कराची यूनिवर्सिटी में आपके पास विजुअल ऑडियो विजुअल आर्ट्स है, वहाँ आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अराउंड यू, इट्स जस्ट द थिंग दैट यू आर हाउ यू आर गेटिंग इट। आपके पास इंडस वैली है, आपके पास इंडस स्कूल ऑफ आर्ट्स है, दैट इज ऑन एट गुलशन आई थिंक। और इसके अलावा इतने सारे, इसके अलावा देखें ये अगर है तो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। मेमन मरकज है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट है। एक नाजाबाद में और आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन नाजाबाद में भी एक है। ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको हेल्प करते हैं सबसे ज्यादा कि अगर आप उसको प्रोफेशनली नहीं भी लेके जा रहे तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो इनसे होगी ना। इधर जाके आप शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। ये चीजें आपको आपके प्रोफाइल को बूस्ट अप करेंगी, हेल्प आउट करेंगी। सेकेंडली जो लोग इस वक्त जो सबसे बड़ा, अगर आप बहुत ज्यादा आपके इसके अंदर आपका इंटरेस्ट है तो एनसीए सबसे बड़ा। और इससे वो तो फिर ऐसी बात है कि फिर आप सोचते चले जाएं और होता चला जाएगा। लेकिन एक ये चीज हाँ थोड़ी सी हुई थी कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे टाइम में बहुत ज्यादा थे, अब नहीं है। लेकिन देखिए मेमन मरकज इज द इट्स देयर, वो है हमेशा से, और उसने बहुत सारे लोगों को उनकी एनर्जीज को चैनलाइज किया और बहुत अच्छा उन लोगों ने काम किया है। मैं मतलब उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, लेकिन ऑब्वियसली एक वो चीज़ है जो वी आर ब्लेस्ड कि वो हमारे पास मौजूद है। स्कूल्स हैं, आप अगर प्रोफेशनली पढ़ना चाह रहे हैं तो देखिए प्रोफेशनली भी है। मैं आपके सामने प्रोफेशनल क्वालिफाइड होम इकोनॉमिक्स बैठी हुई हूँ, सामने हूँ मैं आपके। टफ होता है, चीज़ें टफ होती हैं। आर्ट इज नॉट ईजी, आर्ट इज टफ। इसके अंदर जितना टफ आपके लिए फिजिकली आपके लिए टफ होगा, इतना ही आपके लिए मेंटली भी टफ होता है। और उसकी वजह ये है कि लोग आपका अप्रिशिएट नहीं करते। लोग आपको क्या बना दिया, क्या कर दिया। जैसे आज एक बात हो रही थी कि मैंने जो लैंप बाहर लगाने थे, मुझे अपने कार पोच में लगते थे, वो मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा दी। तो सबने कहा ये क्या है, और मेरा आइडिया है, दैट्स माय आइडिया, लग गया तो लग गया। आप इसको आप आर्ट को जज तो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट जज आर्ट। और जब आप उसको जज नहीं कर सकते तो देखिए ये मेंटल स्ट्रेस आपको देता है, ये तो है। लेकिन स्टिल द process is everything and the product is the blessing actually. Thank you so much, ma'am, for the behalf of the Smart Games Academy and our audience. Wonderful session with you. I personally जो है वो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ आपके इन आइडियाज़ से और इन सब टॉपिक से, क्योंकि पर्सनली मैं भी आर्ट लवर हूँ। सो आई हैव एंजॉयड अ लॉट, और मेरी ऑडियंस ने भी माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि हम आपसे जल्द दोबारा मुलाकात करेंगे, मैं भी और मेरी ऑडियंस भी इंशाल्लाह। ऑलराइट। थैंक यू सो मच, thank you so much Sana, Sir Ibrahim, thank you so much for giving the opportunity। आइडियाज को इस तरह के टॉपिक्स पे बात करने के लिए प्लेटफॉर्म जरा मुश्किल से मिलता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। All right, audience, I would like to inform that participants, the next section is on positive attitude, which will be conducted by Fatima Shakir, and tomorrow's session will be rescheduled at night. I think the timing will display soon on the page. So stay tuned with us and please join us tomorrow at around 10 or 10:30 p.m. ओके, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए हमें और स्मार्ट गेम्स अकेडमी को भी। इसके साथ ही मैं सेशन को एंड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।